पहली और दूसरी लहर के दौरान आलम यह हो गया कि देश के इतिहास में पहली बार अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई। करोड़ों लोगों के रोजगार छिन गए, लाखों दुकानें बंद हो गई, हजारों फैक्ट्रियों पर ताले जड़ गए। लेकिन कोरोना की 2 लहरों के बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। देश फिर से विकास की पटरी पर चलने लगा है। जीडीपी में भी बढ़ोतरी देखी गई है। फिर से कोरोना से पहले की स्थिति लौटनी चालू हुई ही थी कि कोरोना के एक और नए रूप ने लोगों के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी टेंशन को बढ़ा दिया। दक्षिण अफ्रीका में मिला कोविड-19 का ओमिक्रॉन वेरिएंट, ये नया वेरिएंट जिस तेजी से दुनिया भर के देशों में दस्तक देनी शुरू कर चुका है, उससे भारत भी अछूता नहीं है। गुरुवार को देश में 2 संक्रमितों के मिलने की पुष्टि की गई। उनमें ओमिक्रॉन वेरिएंट पाया गया। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना का काला साया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर मंडराने लगा है। ओमिक्रॉन के अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को लेकर विशेषज्ञों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ गई है। कोरोना वायरस के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर पहले ही कई पश्चिमी देशों में दहशत का माहौल है और जैसे जैसे ये अपना दायरा बढ़ाता जा रहा है, वैसे वैसे दहशत भी बढ़ती जा रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए ये एक बुरी खबर है। विशेषज्ञों ने भी वैश्विक आर्थिक सुधार पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जाहिर की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ओमिक्रॉन वेरिएंट को चिंताजनक के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बाद दुनिया भर में इसकी दहशत और बढ़ गई। यहां तक कि WHO ने कहा यह डेल्टा वेरिएंट से भी 30 गुना ज्यादा तेज है, ज्यादा तेजी के साथ लोगों को अपनी चपेट में लेता है। यही कारण है कि भारत सहित कई देशों को यात्रा दिशा निर्देशों को संशोधित करने के लिए मजबूर किया गया। कुछ देश नए मामले आने के बाद नए प्रतिबंधों की तैयारी भी कर रहे हैं। कुछ देशों में लॉकडाउन भी लगा दिया गया है। तो वहीं ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने कहा ओमिक्रॉन पश्चिमी सरकारों को व्यवसायों और घरों के लिए नए सिरे से आपातकालीन वित्तीय सहायता लाने के लिए मजबूर कर सकता है। उनका कहना है कि यदि ओमिक्रॉन वायरस गंभीर वैश्विक मंदी को ट्रिगर करता है तो ऐसा बिल्कुल संभव है। आईसीडी के विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि यदि कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट अपेक्षा से ज्यादा गंभीर हो जाता है, जो हम सोच रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा अगर ये खतरनाक निकलता है, तो दुनिया भर की विभिन्न सरकारों को कड़े प्रतिबंध लागू करने के लिए मजबूर कर सकता है, जो कि निश्चित तौर पर वस्तुओं और सेवाओं की मांग के लिए ठीक उसी तरह से एक बड़ा झटका साबित होगा, जैसा कि साल 2020 में कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद आर्थिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के बाद देखने को मिला था। जाहिर सी बात है, यदि कोरोना के नए वेरिएंट्स ने संक्रमण को बढ़ा दिया तो सभी देशों की सरकारों को फिर से लॉकडाउन अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। पूरी दुनिया का पहिया थम सा जाएगा। इससे दुनिया की अर्थव्यवस्था का प्रभावित होना निश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे में ओमिक्रॉन के दस्तक देने से गुरुवार को यूरोपीय स्टॉक एक्सचेंज में भी भारी गिरावट देखने को मिली। पिछले सत्र में निवेशकों को जो लाभ हुआ था वो उसे गंवा बैठे। कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि होने के बाद भारतीय शेयर बाजार में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। ऐसे में फिर से सरकार से लेकर आम लोगों तक को वही डर सताने लगा है कि कहीं आर्थिक मोर्चे पर हालात पिछले साल जैसे ना हो जाए, जब देश की अर्थव्यवस्था -24 तक पहुंच गई थी। बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हैं कि कोरोना का नया वायरस अर्थव्यवस्था पर है कितना सीरियस। आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। और भी बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े होते हुए जिन पर आज हम करेंगे चर्चा। मसलन कोरोना का नया वायरस अर्थव्यवस्था पर ये खतरा है आखिर कितना सीरियस। ओमिक्रॉन की दस्तक, आर्थिक मोर्चे पर बढ़ रही है टेंशन। नजर आ रहा है कि अगर ओमिक्रॉन वायरस जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक निकल जाएगा तो अर्थव्यवस्था पर उसका कितना विपरीत असर पड़ेगा। नया वायरस आया, अर्थव्यवस्था पर क्या संकट छाया। कोरोना का नया वार निपटने के लिए आखिरकार हम हैं कितने तैयार। पहली और दूसरी लहर से हमने कितना सबक लिया, कितनी अपनी तैयारियां पुख्ता की। अगर फिर बंद हुआ देश तो कैसे अर्थव्यवस्था करेगी फेस। फिर देश में छाया लॉकडाउन का क्या साया। आज इन्हीं तमाम सवालों के हम जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। पैनल का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ अमन अग्रवाल जी जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है IIF के। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर आपका। प्रोफेसर AP तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अर्थशास्त्री हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। प्रोफेसर विवेक सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं अर्थशास्त्री के तौर पर, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये भी अर्थशास्त्री है, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। और आपसे थोड़ी देर में राजीव बंसल भी हमारे साथ जुड़ेंगे।
नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है ये आईआईए के। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रोफेसर विवेक सिंह आपके साथ करना चाहूंगी। कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन क्या एक बार फिर से देश की अर्थव्यवस्था पर छाने लगा है संकट? किस तरफ देश की अर्थव्यवस्था जाती हुई? पहली और दूसरी लहर के बाद किस तरह के हालात बने थे, हर कोई वाकिफ है। ऐसे में क्या इसे तीसरी लहर की आहट समझी जाए और किस हद तक कितना विपरीत असर इसका अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है? आपका आंकलन, आपका विश्लेषण इस पर क्या कहता है सर? देखिए शिल्पा जी नमस्कार। देखिए अगर आप देखिए ज्यादा खतरनाक है और इसका हमें हो गए, हमारे यहाँ पे केसेस मिलने स्टार्ट हो गए हैं और आप देखते जाइए लगातार इसकी संख्या में बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। देखिए अगर आज से मैं आंकड़े की बात करूँ तो लगभग 10,000 केसेज जो के आसपास जो है देश में आए हैं, जो कि बहुत ज्यादा है। हाँ। अब देखिए 100 करोड़ वैक्सीन के डोजेज आज तक दी जा चुकी है, जो कि एक सुखद पहलू है। लेकिन जिस तरीके से 10,000 केसेज के आसपास 2,200 केसेज आज आ गए हैं, यह कहीं न कहीं चिंता की रेखा हमारे लिए दिखाई गई है। देखिए अभी आपने बात भी किया डेल्टा जो वेरिएंट था, अगर उससे आप इस जो नए जो न्यू जो वेरिएंट है इसकी आप तुलना करिए, लगभग 30 गुना ज्यादा इन्फेक्शियस है। इसका मतलब यह है कि जो सावधानी हमने पिछली बार रखे थे उससे ज्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। देखिए और वैक्सीन कितना असरदार है इसके ऊपर कोई डेटा क्योंकि नहीं है, इस पे हम नहीं बात कर सकते और जहां तक मुझे उम्मीद है कि वैक्सीन का असर शायद ज्यादा इस पर ना हो। अब देखिए संक्रमित जो है भारत में मिल गए हैं, हमारे लिए समस्या तो उत्पन्न हो ही गई है, लेकिन केसेस बढ़ रहे हैं। तो आपने भी बात किया और बिल्कुल स्पष्ट है कि सरकार भी सोचेगी और कड़े प्रतिबंध इस बार लगा सकती है। अगर कड़ी प्रतिबंध लगाएगी तो लॉकडाउन से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगर केसेस बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी लग सकता है। तो सिचुएशन जो वैसे होगी सेम जैसे 2020 में हुई थी, सिचुएशन लगभग वैसे होने वाली है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊंगा, हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल पटरी पे आ रही थी। जीडीपी में अगर आप देखें तो 2021-22 का जो पहला तिमाही था लगभग 20% की वृद्धि हुई थी, जो सितंबर में भी समाप्त हुआ 30 सितंबर को। उसमें जो दूसरी तिमाही थी उसमें लगभग 8.4% की वृद्धि हुई है। तो पॉजिटिव संकेत मिल रहे। अगर आप जीएसटी कलेक्शन की बात करें तो जो अक्टूबर 2021 में भी जो है वो लगभग 1.3 लाख करोड़ का हमें कलेक्शन हुआ है। फॉरेक्स रिजर्व भी हमारा लगभग 638 बिलियन डॉलर के करीब का है। तो ये सब दिखा रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल पटरी पर आ रही है। लेकिन अगर समस्या बढ़ेगी तो आपको मैं 2-3 चीज बता रहा हूँ, ये होने वाली है। डिमांड गिर जाएगी, सप्लाई जो हमारा चेन है वो डिसरप्ट हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी जिसको हम बोलते हैं महंगाई तो बढ़ने ही वाली है। हाँ। और वैश्विक मंदी भी छा सकती है। तो इसको देखते हुए हमें जो है सरकार से नहीं समाज का भी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी अपने जो जिम्मेदारी हमें समझना पड़ेगा, सरकार को सहयोग करना पड़ेगा और हमें कोविड के जो भी प्रोटोकॉल्स है उसको पूरी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम इस लहर से हम बच सकते हैं। बिल्कुल, तभी इससे बचाव किया जा सकता है, तभी खुद को भी, अपनी जान को भी और देश की अर्थव्यवस्था को भी बचाया जा सकता है। मनीष गुप्ता जी, आपका आंकलन इस पर क्या कह रहा है? हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर अगर खुदा न खास्ता जितना हम सोच रहे हैं उससे ज्यादा खतरनाक ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन निकला तो किस तरह के हालात बनते हुए नजर आएंगे और अर्थव्यवस्था जो इतनी मुश्किल से वापस से पटरी पर लौटती हुई दिखाई थी वापस कहां चली जाएगी? देखिए अगर मैं ऐसे बोलूं तो सबसे पहले हॉस्पिटैलिटी, एयरलाइन, सर्विस इंडस्ट्रीज, टूरिज्म, ये सबसे पहले ध्वस्त हो जाएंगे। इसके बाद वेरियस सर्विसेज सेक्टर में कंस्ट्रक्शन का बुरा हाल हो जाएगा, ठीक है, रियल एस्टेट भी डाउन हो जाएगा, है ना। इन सब का सीधा सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा दूसरी सर्विसेज पर जो इनसे एसोसिएटेड है। मैन पावर सर्विसेज डाउन हो जाएंगी, है ना। तो एक तरफ से सर्विस सेक्टर से जो रिकवरी है सरकार को, पहले तो वो रिकवरी कम होगी। हाँ। जब मनी सर्कुलेशन कम होगा तो आदमी की स्पेंडिंग पावर कम होती जाएगी और जब अगर लॉकडाउन की सिचुएशन आ गई तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वो एकदम से रुक जाएगा। बिल्कुल। और अगर एक बार सर्कुलेशन रुकता है तो फिर अगले आगे जो स्टॉक होता ना जिनका, हाँ। जिनके पास अभी स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अगला स्टॉक जीरो हो जाएगा। बिल्कुल। तो उसका नतीजा ये होगा कि एक बार लॉकडाउन शुरू हुआ फिर अगले भी 3 महीने तक सर्कुलेशन फास्ट नहीं होगा। हाँ। तो ये डबल इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे में हमें ये समझने की जरूरत है, तिवारी जी ने बिल्कुल ठीक कहा, प्रोटोकॉल फॉलो करने की जरूरत है। देखिए जितना मैं समझ पाया हूं वैक्सीन का भी इम्पैक्ट पता नहीं लगा है,
ऐसे लव कुमार जी जो इस मामले में आधिकारिक व्यक्ति जो हैं बोल रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अभी तक इस बात की कोई सर्टिफिकेशन नहीं है कि जिसको वैक्सीन लगी थी उसका क्या हुआ, इंपैक्ट करता है कि नहीं करता। हाँ। और अभी वो कोई नई इस पर वैक्सीन नहीं ला रहे हैं, कोई बूस्टर डोज नहीं ला रहे हैं, लेकिन इसके अलावा वो अभी लॉकडाउन जैसे आइडिया पर सोच भी नहीं रहे हैं। यानी मेरा ये आकलन है, अभी हमें कम से कम 15 से 25 दिन लॉकडाउन नहीं होने वाला है। इंपैक्ट देखेंगे, जब तक केसेस 50,000 से 1 लाख नहीं हो जाएंगे, मैं समझता हूं इस पर आगे बढ़ना उचित नहीं होगा, क्योंकि पूरे देश की इकोनॉमी को दांव पे लगा देना भी उचित नहीं होगा, जब और स्पेशली तब जब हमारे पास सॉल्यूशन है ही नहीं। तो ऐसे में सर आपको क्या लगता है सरकार इस समय क्या कर सकती है, क्योंकि जिस तरह से ट्रेसिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फोकस करने की बात कही तो जा रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, रिपोर्ट्स कुछ इस तरह की भी है कि जो फॉरेन से लोग आए हैं, फोन स्विच ऑफ कर लिए, एड्रेस चेंज कर लिया अपना, गायब से हो गए हैं, डरे हुए हैं, सामने आने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है कि एक तरीके से वो बॉम्ब बने घूम रहे हैं। अगर ओमिक्रॉन उनके अंदर पाया जाता है, अगर वो संक्रमित है उससे और उन्हें खुद नहीं पता, तो ये तो बहुत बड़े खतरे की निशानी है ना। याद करें, आज से 2 साल पहले भी यही हुआ था। आगरा में एक शादी के में कुछ लोग आए थे और वो सारे के सारे लोग छुप गए थे। बिल्कुल लखनऊ में एक अभिनेत्री के साथ भी यही हुआ था। उन्होंने बड़ी हाई प्रोफाइल पार्टी की और वो सब गायब हो गए। एक तसल्ली की छोटी सी बात यह है कि अभी तक ओमिक्रॉन के जितने भी केसेस आए हैं वो सब माइल्ड हैं। अभी वो फुल वेरिएंट हिंदुस्तान में नहीं आया, माइल्ड आया, जिसमें स्पेशली बदन दर्द होता है और कोई बहुत बड़े सिम्टम नहीं है। तो ऐसे बहुत चिंता करने की जरूरत मेरे हिसाब से है नहीं। तो कोई कड़े कदम आसानी से नहीं उठाए जाना चाहिए। बिल्कुल थोड़ी पोजीशन और खराब होती है तो उठाए जाए, अभी एकदम से एहतियातन लेकिन कड़े कदम मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को ट्रैकिंग पर, ट्रेसिंग पर और ट्रीटमेंट पर जरूर उठाए जाने चाहिए, ताकि अगर कुछ केसेस यहां पर है उन्हें तुरंत डायग्नोस किया जा सके, उन्हें तुरंत पकड़ा जा सके, उन्हें तुरंत आइसोलेट किया जा सके, ताकि अन्य लोगों तक वो संक्रमण को ना फैलाने पाए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। अमन अग्रवाल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर है आईएएफ के। अमन अग्रवाल जी, आपको क्या लगता है अर्थव्यवस्था को चोट ना पहुंचने पाए, हमारी अर्थव्यवस्था ओमिक्रॉन की जद में ना आने पाए, उसकी चपेट में ना आने पाए, क्या किया जाना चाहिए? कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है और ये किस किस की जिम्मेदारी है? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अभी तक जो पोजीशन है वो ये है कि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ओमिक्रॉन हिंदुस्तान में प्रवेश करके लोगों में फैल रहा है। उसकी टेस्टिंग चल रही है और उसके बाद पता चलेगा कि कितना उसका फैलाव हुआ या कितना फैलाव नहीं। पहली चीज। कर्नाटक में 2 पेशेंट्स मिल गए हैं सर, और उन दोनों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई है। और भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि वो दोनों फुली वैक्सीनेटेड थे, बावजूद इसके ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। दूसरी चीज जो मैं ये कह रहा था वो ये थी कि जो पिछले डेढ़ साल में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था और एक हिंदुस्तान का, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे सर्विस क्लास हो, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो बड़ा साहूकार हो, सब जो है अलग अलग स्टेजेस पे कोरोना की वजह से जो है भुगत चुके हैं, बिजनेस के अंदर भी, इकोनॉमी के अंदर भी। और उसको अपने बिजनेस को किस तरीके से आगे चलाना है, ऐसी सिचुएशन में उसका भी रास्ता वो निकाल चुके हैं। और इसी वजह से जो अर्थव्यवस्था है हमारी, जो ऑल्दो मेरे कॉलीग्स कह रहे थे कि पटरी पे नहीं है, पर काफी अच्छी पटरी पे है। विश्व के अंदर इससे ज्यादा ग्रोथ रेट किसी भी देश की नहीं है जो हिंदुस्तान की है। अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट देखें, मतलब कि कोई बाहर से हिंदुस्तान में जो निवेश कर रहा है वो भी पिछले 1.5 साल में सबसे ज्यादा रहा है। पिछले साल में 72 बिलियन, करीबन $6.5 बिलियन एक महीने में हिंदुस्तान में निवेश आया है। वो निवेश क्यों करेगा अगर उसे लगेगा कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है? अगर हम जीडीपी प्रोजेक्शन देखें, मैं वर्ल्ड बैंक में 20 साल पहले था और IMF ने और वर्ल्ड बैंक ने और ADB और एजेंसीज ने भी कहा कि करीबन 10% के करीब होने की उम्मीद है अगले साल। दैट मीन्स जनवरी से दिसंबर 2020 के बीच में होने की उम्मीद है। आप मुझे ये समझाए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के आने के बाद, इसके अटैक के बाद, खुदा ना खास्ता मैं बार-बार इस बात को रिपीट कर रही हूँ कि भगवान न करे ऐसा हो, लेकिन अगर दूसरी लहर जैसी स्थिति हो जाती है, उसके बाद हमारी अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ये एस्टिमेट्स जो आए हैं, ये एस्टिमेट्स ओमिक्रॉन मार्केट में आने के बाद आए हैं।
ये जरूर है कि उस समय तक हिंदुस्तान में कोई केस नहीं पाया गया था। हाँ। बट ये कि ओमिक्रॉन ऑलरेडी आ गया है, ये 1 महीने से चर्चा चल रही है। और जो मैं आपको एस्टिमेट आंकड़ों के बता रहा हूं वो पिछले 1 महीने के अंदर आए हैं। और जो ग्रोथ रेट हमने देखी है और इवन जीएसटी कलेक्शन देखा है, जो राइज किया है 1.5 लाख करोड़ के करीब जो हुआ है वो पिछले महीने हुआ है। इसका मतलब ये है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था को मोमेंटम थोड़ा मिलना चाहिए था वो ऑलरेडी मिलना शुरू हो गया है। हाँ। और एक आदमी जब पता है कि मार्केट में एनवायरमेंट में दुनिया भर का कोरोना है, ये नहीं कि कोरोना चला गया। हाँ। ये नहीं कि हिंदुस्तान पूरी तरह वैक्सीनेट हो गया, अभी भी 60-70% जनता ही हो पाई है, काफी हद तक। यानी कि अमन अग्रवाल जी, फिर मैं ये समझूं कि आपके मुताबिक अभी ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता है नहीं। इसलिए नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ चिंता, मैं कह रहा हूँ कि अब जो है इंसान अग्रिक हो गया है, वो जानता है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए उसको, क्योंकि ये समस्या हो चुकी है। और हर एक फैमिली में कोई ना कोई ऐसा रहा है। हाँ। या तो उसको कोरोना हुआ है। हाँ। या उसके घर में मृत्यु हुई है कोरोना की वजह से, तो वो भयभीत है कि आगे जाके कुछ होगा तो मैं कैसे कदम मंजरों से उस दूसरे लहर और पहली लहर के बाद जो तबाही मची थी उससे सबक लेते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है सर, लौटूंगी आपके पास। प्रोफेसर एपी तिवारी, आप किस हद तक सहमत है, आपको क्या लगता है? जी देखिए शिल्पा जी, जहां तक कोरोना के पहले और दूसरे दौर का सवाल है जी। पहले दौर में हमारे पास इन्वेंट्री थी, माल गोदाम भरे थे, माल था और आपूर्ति पर इसका असर पड़ा, सप्लाई पर आघात पड़ा। हाँ। लेकिन उतना जबरदस्त शॉक पहले दौर में नहीं पड़ा। ठीक है। लेकिन दूसरे दौर तक आते आते अर्थव्यवस्था को संभलने का मौका मिला नहीं और जो सप्लाई शॉर्टेजेस थे हाँ। वो बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आए। हाँ। ये जाहिर सी बात है कि मांग भी घटी थी, लेकिन मैं क्योंकि चर्चा मूलतः जो अभी तक हो रही है वो उद्योग के इर्द गिर्द घूमती हुई, मेरा ऐसा मानना है कि जब अर्थव्यवस्था में, आंकड़े भी बता रहे हैं, अर्थव्यवस्था में एक तरह का पुनरुत्थान आया, रिकवरी हो रही है और वो रिकवरी बड़ी सिग्निफिकेंट कही जाएगी। पहले पूर्ववर्ती वक्ताओं ने भी इस बात को रखा कि अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर की इस तिमाही को लें तो वो वृद्धि दर जो जीडीपी की वृद्धि दर है पूरे देश के लिए, वो कोरोना के पहले के कालखंड के आगे जाती हुई दिख रही है। इसका मतलब रिकवरी बहुत ही अहम हुई है। अब यह है कि ये जो जिस पॉइंट को आप रख रही हैं बहुत ही बखूबी, वो ये कि अगर ये तीसरा चरण, जो तीसरी फेज आती है, तीसरा दौर आरंभ हो जाता है, तो इसका असर अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? मेरे आकलन में, क्योंकि कई बातें कही जा चुकी, मैं उनको दोबारा नहीं रखना चाहूंगा। मेरे आकलन में जहां तक खेती का क्षेत्र है उसका परफॉर्मेंस या उसका प्रदर्शन अच्छा गया है और अच्छा जाएगा। और उसका एक बड़ा कारण है कि किसान हतोत्साहित बहुत कम होता है। ये एक अहम बात है, जो किसान खेती को एक कह सकते हैं संस्कृति के तौर पर लेता है। तो ये एक सिल्वर लाइनिंग हमारी अर्थव्यवस्था की शुरुआत से रही और कोरोना कालखंड में भी देखा हमने पिछले 2 दौर में, और वही तीसरे दौर में भी स्थिति रहेगी कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, विशेषकर खेती का क्षेत्र है, वानिकी है, पशुपालन, मछली पालन, ये जो एक कह सकते हैं ग्रामीण विकास के विभिन्न आयाम हैं, उनमें कोई विशेष झटका अर्थव्यवस्था को नहीं लगेगा या ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नहीं लगेगा। हाँ, जहां तक उद्योगों की बात है, जो बड़े उद्योग हैं और ऐसे उद्योग या ऐसे राज्यों के उद्योग जिसमें मजदूर दूसरे राज्यों से जाते हैं, जैसे महाराष्ट्र को ले लें, पंजाब को ले लें, गुजरात को ले लें, तो हरियाणा को ले लें, कि ये वो सूबे हैं जहां पर यूपी के श्रमिक प्रवर्जित होकर जाते हैं, माइग्रेट करके जाते हैं, काम की तलाश में जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश को हमने सामने रखकर अगर हम कुछ चीजों को समझने की कोशिश करें तो तस्वीर आपके पास। मनीष गुप्ता जी इस बीच कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी जल्दी से, इसके बाद मैं राजीव बंसल जी का रुख करूंगी। मैं इसमें
मैं इसमें दो बातें कहना चाह रहा था। एक तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा ठीक कहा उन्होंने कि पशुपालन से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो उतना चलता रहेगा, लेकिन उससे जीडीपी पे इम्पैक्ट नहीं आता। आपने दूध निकाला, बेच दिया, कैश सेल कर दी, आपको पता ही नहीं चला, इम्पैक्ट नहीं आया। इसमें एक बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूं, इन सब से सरकार को रेवेन्यू नहीं मिलता, जीएसटी नहीं मिलती। जब टैक्स नहीं मिलेगा तो सरकार की हालत पतली हो जाएगी। सरकार कैसे फ्री खाना देगी, ये बड़ी चिंता का विषय है अगर लॉकडाउन हो जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी गुड। ठीक है, जहां बड़े उद्योग हैं बड़ी मात्रा में जीएसटी देते हैं, हमें वहां फोकस करना पड़ेगा। ठीक है सर। राजीव बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है आईएए के। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास चर्चा में। आप क्या मानते हैं सर, अगर तीसरी वेव आती है तो देश की अर्थव्यवस्था को कितना बड़ा झटका लग सकता है और देश की अर्थव्यवस्था कैसे संभाली जाए? क्या कुछ प्लान अभी से बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम नुकसान पहुंचे, अगर पहुंचता भी है तो? जी, पिछले 1.5 वर्ष से ज्यादा हो गया कोरोना के काल में हम सबको जीते हुए जी। मार्च 2020 में जब पहली बार लॉकडाउन हुआ था, देश बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अचानक लॉकडाउन हुआ, शायद उस टाइम की जरूरत भी यही थी। दुकान, फैक्ट्री, काम धंधे सब बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। अपनी सेविंग से जितना भी गुजारा जो कर सका उसने वो करा। बिल्कुल। धीरे धीरे चीजें खुली, लोगों को उसके बाद पटरी पे धीरे धीरे आने लगा। पिछले साल जनवरी से, अब लगभग 1 साल हो गया, दोबारा जनवरी आ रही है, वैक्सीनेशन चालू हुआ। आज देश की काफी बड़ी आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है, जो एक बहुत राहत का विषय है। पर अचानक जब हमने देखा, जब दूसरी लहर आई, लोग कोरोना को जान चुके थे, कैसे उनको कोरोना के साथ जीना है वो समझ आ गया था। परंतु हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की कहीं ना कहीं मेजर तैयारी में कमी थी, जो इतनी अचानक मौतें हुई, लोगों को बिस्तर नहीं मिले, ऑक्सीजन नहीं मिली। तो मैं समझता हूं कि अगर अब तीसरी वेव भगवान ना करे आती है, तो सरकारी तंत्र, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी हद तक एग्जैक्टली अगर हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक रहता है तो अगर तीसरी वेव भी आती है तो वो बहुत बड़ी इम्पैक्ट नहीं करेगी। परंतु ये भी बहुत जरूरी है कि लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन तो कम से कम ना हो। जैसे शायद दूसरी लहर में सरकार ने भी ये पहली लहर के सबक से किया कि पार्शियल लॉकडाउन करे, तो वो कंप्लीट लॉकडाउन करें तो टोटल चरमरा जाएगी। बिल्कुल। रही बात ये कि भाई इफेक्ट आएगा नहीं आएगा, तो डेफिनेटली आएगा अगर लॉकडाउन होता है या इवन तीसरी वेव आती है तो। पर ये हमारी समझदारी इसी में है, हमारे प्रशासन की, हमारे उद्योग की, हमारी देश की जनता की, कि पहली दोनों लहरों से सीख के उसका ध्यान करते हुए, अपनी सेहत का ध्यान करते हुए काम करें। और जो कुछ अभी मेरे से पहले वक्ताओं ने बोला और हमने पिछले 2-4 दिनों में अखबारों में भी पढ़ा है कि लोगों को है मालूम है फिर भी वो बता नहीं रहे हैं, चुपचाप इवन ट्रैवल भी कर रहे हैं। Exactly. तो ऐसे लोगों से मेरी हिदायत है कि कृपया करके ऐसा ना करें, अपने साथ दूसरों की जिंदगी के साथ भी खिलवाड़। जाने अनजाने वो जानबूझकर थर्ड वेव को इनवाइट कर रहे हैं, अपने साथ साथ अपने आसपास के तमाम लोगों की जान को खतरे में डाल रहे हैं। चलिए, आप सारे खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को बढ़ाएंगे, यहीं से आगे करेंगे, जानने की कोशिश कि आखिरकार फिर इस समय इंस्टेंटली क्या करने की आवश्यकता है, सरकार के स्तर पर भी और आम जन के स्तर पर भी। बहुत छोटे से ब्रेक कर लौटेंगे। चल सुपुत्र, मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज।
जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र,
जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। के मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। के मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। के मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, जब मायूस हो प्रजातंत्र, जब कुचला जा रहा हो लोकतंत्र, तब आवाज उठाता है जनतंत्र। 4 सालों का भरोसा शिवराज सिंह चौहान आगे भी रखेंगे बरकरार। के मैदान में जनतंत्र टीवी, जनता की आवाज। जब सोता है सरकारी तंत्र, हो रही है देश की अर्थव्यवस्था को लेकर जो चिंता बढ़ती जा रही है उस पर। जिस तरह से कर्नाटक में ओमिक्रॉन वायरस के इस नए वेरिएंट के 2 नए केस निकलकर सामने आए, जिनमें पुष्टि हुई और वो भी दोनों फुली वैक्सीनेटेड थे, बावजूद इसके ओमिक्रॉन की चपेट में आ गए। ऐसे में अगर ओमिक्रॉन वेरिएंट का संक्रमण फैलता चला गया, अगर दूसरी लहर जैसी स्थिति भगवान न करे उत्पन्न हो गई, तो देश की अर्थव्यवस्था इसे कैसे फेस करेगी? देश की अर्थव्यवस्था का क्या होगा? इन्हीं तमाम सवालों पर हम कर रहे हैं मंथन। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल का रुख करते हुए मनीष गुप्ता जी, आप ही के पास आऊंगी। ब्रेक पर जाने से पहले आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया था। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ठीक है, कृषि के क्षेत्र को ज्यादा बड़ा झटका लगेगा नहीं, लेकिन आपने कहा कि उससे सरकार को रेवेन्यू के तौर पर कुछ मिलेगा भी नहीं। तो ऐसे में इसका सॉल्यूशन क्या नजर आता है? क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है? सुन रहा था, राजीव बंसल जी कह रहे थे कि अब हम कहीं ना कहीं थोड़ा सीख गए हैं कि कैसे हमें कोरोना को हैंडल करना है। हमें क्या चीज करनी है? हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, मास्क प्रोटोकॉल करना है और काम करते रहना है। कोरोना के पहले टाइम में हमने काम नहीं किया, हम घबरा गए और हम बैठ गए घर में। लेकिन अब कोई बैठेगा नहीं, लगातार काम करेंगे। सर्विस सेक्टर में हम काफी कुछ मैनेज कर लेंगे, बिना ट्रेवल किए, बिना मिले हुए काम को संभाल लेंगे। मैन्युफैक्चरिंग पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन अगर हम इंडस्ट्री को चलाते रहें, एकदम कंप्लीट लॉकडाउन न कर पार्शियल लॉकडाउन करें, वो भी तब जब एकदम जरूरत आन पड़े, क्योंकि जितना हम प्रोटोकॉल फॉलो करेंगे लॉकडाउन की संभावना उतनी घटती जाएगी। तो हमें अभी कोई जल्दी मचाने की जरूरत नहीं है। देखिए, वरना लोग तो ये कहेंगे, पत्रकार तो अलग अलग बातें कहते ही हैं, लेकिन हमें ये समझ लेना पड़ेगा कि लॉकडाउन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। इस प्रॉब्लम के साथ जीना है। अब ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बनेगा अगले 2-4 साल कम से कम। तो हमें इसको लर्न करके काम को करते ही रहना है। ना मैन्युफैक्चरिंग बंद होगी, ना कंस्ट्रक्शन बंद हो, ना सर्विसेज बंद हो। प्रोफेसर विवेक, काम को बस प्रोटोकॉल के द्वारा कैसे कम से कम संपर्क में आए बिना काम करना है, ये सीखना पड़ेगा। और इसके लिए अगर हमें कोई नई तकनीक लगानी पड़ी तो लगाएंगे। व्यापार भी होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी होगा, लेकिन बहुत कुछ चीजें ऑनलाइन वर्चुअली निपटाई जाएं। इस पर हमें फोकस करने की जरूरत होगी। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कर पाते हैं तो हमारे रेवेन्यू में भी कमी नहीं आएगी। ठीक है, और इस समस्या का भी निपटारा हो सकता है। प्रोफेसर विवेक, आपको क्या लगता है? देखिए शिल्पा जी, मैं सबकी बातें सुन रहा। देखिए, जो ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, ये बहुत घातक है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है। तो आप देखिए, इसको जीनोम सीक्वेंसिंग करने में समय लगता है। अपने देश में 3 से 5 दिन लगता है। इसके लिए जो है आंकड़े अभी आपको नहीं दिख रहे, बट आंकड़े और जो है आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, मैंने शुरुआत में कहा कि जो जीडीपी के आंकड़े थे वो बेहतर है। 2020 में जो जीडीपी के आंकड़े, जो जीडीपी हमारे थे, उससे 1 से 2% हमारी जो है जीडीपी बढ़ी है। हमारा चाहे जो हमारा आप अगर देखें तो
जो भी सेक्टर, जो भी इंडिकेटर्स हैं, वो चाहे जो है जीडीपी का जो भी इंडिकेटर हो सकता है, वो चाहे जीएसटी कलेक्शन की बात करें 1,30,000 करोड़ से 1,40,000 करोड़ था, फॉरेक्स जो हमारा था वो भी लगभग 600 बिलियन डॉलर के ऊपर है, एफडीआई बहुत ज्यादा आई है, ये सब बात सही है। और हमारे जीडीपी के जो अभी तिमाही के आंकड़े हैं वो भी अच्छे हैं, 20% और दूसरी तिमाही में 8% उसमें भी वृद्धि हुई है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन देखिए मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि हमने अपनी पिछली गलतियों से हमने सीखा नहीं। अगर हमको पता है कि ओमिक्रॉन जो है एक संक्रामक ऐसा है जिसको कि 140 करोड़ के देश में उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, तो उसको हमने इंटरनेशनल फ्लाइट से उस पर हमने रोक क्यों नहीं लगाई, हमने सतर्कता ज्यादा क्यों नहीं बरती। एक प्रश्न उठता है, देखिए आपके देश में, मैं 30 सेकंड और लूंगा, आपके देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं, आपके लिए उनके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। 80 करोड़ लोगों के लिए आपको जो है राशन की व्यवस्था तो करना पड़ेगा ना। अब देखिए, अगर जीवन है और सरकार की जो अर्थव्यवस्था है, अगर दोनों के बीच में आपको चुनना होगा तो कोई भी सरकार जो है जीवन को चुनेगी, जनता को चुनेगी। और इसलिए मैं कहता हूं अगर ये बढ़ा तो लॉकडाउन लगाने की बिल्कुल जो है आवश्यकता होगी और बिल्कुल लॉकडाउन लग सकता है। अब देखिए फिस्कल डेफिसिट में बार बार बोलता हूं कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, हमें ज्यादा उस पर केयर करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन देखिए कुछ देशों ने टीकाकरण नहीं कर पाए। हमारे यहाँ जो 25 करोड़ टीका जो है 125 करोड़ वैक्सीन लग गई है, लेकिन कुछ देश ऐसा नहीं कर पाए, उसका जो खामियाजा है लेकिन चिंता की बात तो ये भी है ना, मैं लास्ट में कहूंगा, देखिए जनवरी से सरकार क्या कर सकती है। ऐसे में कहा जा रहा था कि तकरीबन साल भर के बाद दोबारा से टीका लगाने की आवश्यकता है, तो बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं वो जो इम्यून डेवलप हुई होगी वो खत्म होने की कगार पर होगी, ये भी चिंता। शिल्पा जी मैं यही बोल रहा हूँ, बस 10 सेकंड में लूंगा, मैं यही बार बार बोल रहा हूँ कि जो सेकंड वैक्सीन लगवा लिए हैं, जिन्होंने बूस्टर जो डोज भी ले लिया है, उनकी भी हालत इस वेरिएंट से खराब हो गई है। आप बात को समझिए। हमारी सरकार क्या कर सकती है, 15,000 हमारे पास जो है हॉस्पिटल्स है, लगभग 75,000 आईसीयू बेड्स है, लगभग 14 लाख के करीब हमारे पास जनरल बेड्स है। हम अगर ट्रिपल जो हमारा टी है, टेस्ट, ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट, यही सरकार इस पर फोकस कर सकती है। सरकार, लेकिन सरकार के साथ साथ समाज के लोगों को भी आगे आना पड़ेगा, सरकार को सहायता करना पड़ेगा, कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा, अपनी बीमारी को छिपाना नहीं पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। वरना तीसरी लहर तो आज आएगी और यहाँ पे लॉकडाउन लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। राजीव बंसल जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राजीव जी, सरकार के स्तर पर, आम जन के स्तर पर क्या किए जाने की आवश्यकता है, कैसे दोनों को अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा ताकि मिलजुल कर हम देश की अर्थव्यवस्था को बचा सकें? इससे पहले सत्ता कह रहे थे कि लॉकडाउन लगाना आवश्यक है, तो यहाँ थोड़ी सी मेरी राय भिन्न है। लॉकडाउन जैसे पहली वेव आवश्यक है नहीं, मैंने कहा आवश्यक होगा अगर हम सपोर्ट नहीं करते तो। ठीक है, ठीक है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। तो जो पहली वेव में कंप्लीट लॉकडाउन लगा था वो तो मैं समझता हूँ अगर फिर लग जाता है तो सुसाइडल है, बट सेकंड वेव में जो पार्शियल लगा था, सिलेक्टेड लगा था, अगर आवश्यकता पड़ी तो केवल उतना ही लगना चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है, सिविल सोसाइटी की ये ड्यूटी है कि कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके ही अपना जीवन बिताएं और अगले आने वाले कुछ वर्ष शायद हमें ऐसे ही जीने पड़ेंगे। 2 वर्ष तो हमें हो ही चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है जिससे कि अर्थव्यवस्था का चक्का भी घूमता रहे, लोगों की आजीविका भी चलती रहे और लोग सुरक्षित भी रहें। लेकिन अगर हम उस सिचुएशन को भी कंसीडर करते हुए चले राजीव बंसल जी की लॉकडाउन लगाने की नौबत अगर आती है, अगर स्थिति इस हद तक बेकाबू हो जाती है कि मजबूरी में ये फैसला लेना पड़ता है सरकार को, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था हमारे देश की कैसे इसे फेस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, बहुत बुरा हाल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी हम लोग बड़ी ऑप्टिमिस्ट बात कर रहे हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया, हमारा जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया और हमारे देश में इतनी इन्वेस्टमेंट आ गई है, वो सारी बात ठीक है, सब कुछ पटरी पर आता हुआ धीरे धीरे नजर आ रहा है। परंतु अगर ये ओमिक्रॉन की वेव दोबारा फैल गई तो परिणाम बहुत ही खराब होंगे। डेफिनेटली लोगों के ऊपर जो हेल्थ की इफेक्ट आएगा और जो शायद भगवान ना करे डेथ्स होंगी वो तो है ही है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल बैठेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों के लिए भुखमरी भी आएगी और इससे जितने और क्राइम्स और दूसरी चीजें बढ़ सकती हैं शायद वो भी आए। तो हम सबको सचेत रहने की आवश्यकता है कि ऐसी नौबत को हम ना आने दें। पहली दोनों वेव से सबक लेके सरकार और सिविल सोसाइटी चले। लेकिन प्रोफेसर एपी तिवारी आपके पास आते हैं, क्या लग रहा है लोग सबक लेंगे? क्योंकि फिलहाल तो ऐसी स्थिति नजर आ नहीं रही है। रिपोर्ट्स भी जो कहती है कि भाई कुछ लोग छिपे फिर रहे हैं, गायब से हो गए हैं, अपने फोन स्विच ऑफ कर लिए हैं ताकि पता ना लग पाए वो है कहाँ।
और जाने अनजाने कहीं ना कहीं वो अंदर ही अंदर थर्ड वेव को क्रिएट कर रहे हैं, इनवाइट भी नहीं, क्रिएट खुद से कर रहे हैं। देखिए शिल्पा जी, एक बात तो फौरी तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बात उठी थी ग्रामीण मेरी बात पूरी नहीं हो पाई थी। हाँ। जब मैंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बात की थी तो जो खेती का क्षेत्र है वो एक और तो मांग पैदा करता है उद्योग के लिए और दूसरे कच्चा माल देता है। जब हम डेयरी उद्योग की बात करते हैं तो डेयरी उद्योग का मूलाधार क्या है? खेती है। तो बहुत साफ तौर पर चीजों को समझना पड़ेगा। रही बात रेवेन्यू की, गवर्नमेंट रेवेन्यू की, तो गवर्नमेंट रेवेन्यू तो जो जैसे दुग्ध उत्पाद है उनसे तो प्राप्त होती है ना, जीएसटी तो प्राप्त होती है ना, तो बहुत व्यापक तौर पर अर्थव्यवस्था को समझना पड़ेगा, बहुत सीमित तौर पर नहीं देखना पड़ेगा। दूसरी बात जो आपने ये कहा कि क्या सबक लेंगे, ये बड़ी मनीष जी आपका भाई आप बोल रहे थे तो मैंने बीच में नहीं इंटरवीन किया। ठीक है तिवारी जी प्लीज कंटिन्यू। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, कभी 1:1 डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हैं, कृषि प्रसंस्करण उद्योग हैं, ट्रैक्टर की मांग होती है, अगर किसान द्वारा किसान की आय बढ़ती है तो ट्रैक्टर की बिक्री होती है, क्या ट्रैक्टर पर चेक कर नहीं लगता? बहुत सारी बातें हैं, उसके उपकरण है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि 2 समय का चूल्हा आम आदमी का गर्म होता है, सरकार मुफ्त अनाज दे रही, तो कहां से दे रही? खेती से पैदा हो रहा है जो जिन्स, उसी को तो दे रही है। तो बहुत सारे सवाल हैं। ये जो बात मेरा अभी भी ये कहना है कि जो पिद्दी उद्योग हैं, जो छोटे कुटीर उद्योग हैं, जो मझोले उद्योग हैं, उन पर आघात तीसरी वेव का न्यूनतम रहेगा, कम से कम रहेगा, मैं जो कहना चाहता था। दूसरी बात जो आपने रेज किया कि क्या जनमानस तैयार है इस बात के लिए, मेरा ऐसा मानना है कि जनमानस तो न पहली लहर में उस तरह तैयार था न दूसरी लहर में तैयार था। तो ये कहीं ना कहीं एक जो कोएर्शन कहते हैं, नियंत्रणात्मक नीति के जरिए ही ये दुरुस्त करना पड़ेगा। प्रतिबंध तो लगाने ही पड़ेंगे, लेकिन प्रतिबंध का मेरा आशय लॉकडाउन से नहीं है। हाँ। लॉकडाउन लगे बगैर भी हम अर्थव्यवस्था को संतुलित कर सकते हैं। आघात तो पड़ेगा, हाँ। अर्थव्यवस्था पर शॉक पड़ेगा, हाँ। लेकिन वो शॉक मिनिमाइज कैसे हो, ये हाँ। सबसे बड़ा सवाल है। और बात उठाई है शायद विवेक जी ने कि राजकोषीय घाटा 7% तक आकलित है 2021-22 के लिए, हो सकता है ये बढ़कर 10% भी हो सकता है। लेकिन एक चिंता की बात ये होती है कि सरकार की भी अपनी खर्च की सीमाएं हैं, इसलिए जिसको हम लोग कह रहे हैं कि बहुत कड़वी बात कही है, लेकिन 100% सच कही है, बिल्कुल सत्य कही है, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। अमन अग्रवाल जी अब आपके पास शिल्पा जी केवल एक सेकंड में एक बात रख दें। हाँ, फार्मा सेक्टर को वैक्सीन की बिक्री से प्रति सेकंड 1000 रुपए के बराबर की आमदनी होती है। हाँ। क्या ये कहां तक, क्या इसका मतलब लोग बीमार पड़े, बिक्री ज्यादा हो, जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा? लेकिन एक जो केंद्रीय बात है वो लोक सरोकार क्या है सरकार का, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोग जीवित रहें, बात उठी है कि जीवन अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। लेकिन सबक तो सरकार ने लिया है, उसके बाद पैराफेरनालिया है, उसको मोबिलाइजेशन की जरूरत है, समय से मोबिलाइज किया जाए, लेकिन अभी बहुत भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मेरा अभिमत है। अभी फिलहाल सिचुएशन इतनी खराब नहीं हुई है, लेकिन सिचुएशन को खराब होने भी नहीं देना है, ये हमारे ही हाथ में है। सरकार के साथ मिलजुल कर हम ही को तो चलना है, आम जन को अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा, सतर्कता हर स्तर पर बरतनी होगी। लापरवाही की तो अपनी और अपने साथ साथ अपने परिवार की जान जोखिम में डाल सकते हैं। अमन अग्रवाल जी आप क्या कहेंगे सर, फाइनल कमेंट्स आपका, जाते जाते क्या आप एडवाइस देना चाहेंगे सरकार को भी और आम लोगों को भी? हिंदुस्तान में दिसंबर से खबर शुरू होने लग गई थी 19 से कि आ रहा है। हाँ। तो सरकार ढीली थी। मार्च में जाके सरकार के होश खुले और तब तक कोरोना जो है पूरे हिंदुस्तान में फैल चुका था। हाँ। तो उसको कंट्रोल करने के लिए उन्हें पूरा लॉकडाउन किया। फिर उन्होंने सिस्टमेटिक, जब कोरोना का वेव 2 आया तो उन्होंने सिस्टमेटिक करके लोकेशन वाइज उसको लॉकडाउन किया। वो देखा वो सक्सेसफुल रहा और उससे जो है देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह नहीं हिली, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आया पर इतना इम्पैक्ट नहीं देखने को मिला। अब जब ये आया है तो पहले से ही सरकार जागरूक है और वो कदम ले रही है कि किस तरीके रोका जाए। दूसरा जो हमारे अस्पताल की सिचुएशंस थी, अस्पतालों की जो चिकित्सालयों की थी, वो भी बहुत अच्छी नहीं थी। अब जो कोरोना जैसी बीमारियों से डरने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी ऑलरेडी है। हाँ। डॉक्टर्स की भी, नर्सेज की भी, एक आम आदमी की, सबकी तैयारी है।
जहां तक अर्थव्यवस्था के ऊपर अगर ये आता है तो इम्पैक्ट जरूर होगा, पर ये कहें कि इसका इम्पैक्ट इतना मेजर होगा कि अर्थव्यवस्था हिल जाएगी या चरमरा जाएगी, तो मेरे विचार में गलत है, क्योंकि हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो एक कृषि से सबसे ज्यादा आती है। अभी भी कहने के लिए कृषि में 60-65% है, टोटल कंट्रीब्यूशन में भी जीडीपी का 20-22% आता है, सर्विसेज का 55-60% आता है। बट जो एग्रीकल्चर है वो मेन फीडर इंडस्ट्री है, वो एक तो हमारे को फूड सप्लाई करती है, बाकी रॉ मटेरियल भी सप्लाई करती है जो बाकी इंडस्ट्रीज में यूज होता है। और इसलिए और सर्वाइवल के लिए जब ऐसी सिचुएशन आती है उस समय इस कृषि इंडस्ट्री का होना बहुत जरूरी है, जो विश्व में बहुत देशों में नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में अभी भी करीबन 60 से 65% लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं और करीबन 75% लोग, अगर हम सबको लें जो सो कृषि उद्योग के साथ भी लगे हुए हैं, उनको भी लेके चलें तो 75% लोग अभी इन्वॉल्व हैं। और जो बड़े बड़े शहरों से छोटे शहरों में गए पिछले साल, वो वापस नहीं आ रहे हैं, वो या तो कृषि में लग रहे हैं या कृषि उद्योग में लग रहे हैं। तो इसलिए ये जो एक अर्थव्यवस्था को बूस्टिंग फैक्टर देता है, स्टेबिलिटी फैक्टर देता है, वो इस समय काफी अच्छा है हिंदुस्तान के पास, और इसलिए मेरे को इतनी चिंताजनक नहीं लग रही है। जरूर हम ये नहीं कह सकते कि कल को क्या होगा पता नहीं है, पर ये जरूर है कि आज हम बेटर प्रिपेयर्ड है, एक आम हिंदुस्तानी बेटर प्रिपेयर्ड है, जो इंडस्ट्री है वो बेटर प्रिपेयर्ड है, सरकार भी बेटर प्रिपेयर्ड है। ठीक है सर। मनीष गुप्ता जी, जाते जाते आपसे फाइनल कमेंट चाहूंगी, क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से भी और आम लोगों से भी, कैसे थर्ड वेव को रोका जा सकता है, ओमिक्रॉन वायरस की चपेट में आने से खुद को बचाया जा सकता है? देखिए, मैं समझता हूं कि जनता काफी अलर्ट है। कुछ छोटे केसेस की बात छोड़ दे तो जनता अलर्ट है, और जनता ने एक काम शुरू कर दिया है, वो है अपनी लाइफ स्टाइल को कम कर लिया है, उसकी कॉस्ट को घटा लिया है। अब लोग बड़ी और लेविश पार्टियां नहीं कर रहे हैं, महंगे कपड़े नहीं खरीद रहे हैं, ज्वेलरी नहीं खरीदी जा रही है। इसका नतीजा ये हो रहा है, इंसान फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा है और अपने पास टफ टाइम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा है। इससे कहीं ना कहीं हम अलर्ट हैं, ये मैसेज आ रहा है। तो आने वाले समय में हम इसको इस पैंडेमिक से और बेटर कोप अप कर पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। तो आई होप कि बहुत बड़ी समस्या नहीं, उम्मीद पर दुनिया कायम। बाकी ठीक है, राजीव बंसल जी, आपका फाइनल कमेंट जल्दी से सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि बाकी सब जो चीजें कह दी वो रिपीट नहीं कर रहा, पर सरकार को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के ऊपर अगर ट्रैवल अभी नहीं भी बंद करना है तो उस पर चेकिंग बहुत सख्ती से स्ट्रिक्टली हो, ताकि कोई भी इंटरनेशनल ट्रैवलर जो इफेक्टेड है कोरोना से वो देश के अंदर एंट्री ना करे। पहले उसकी इलाज, क्वारंटाइन, जो भी हेल्थ स्टाफ कहता है वो करके ही उसको किया जाए, क्योंकि अल्टीमेटली फैलता विदेश से, ये पिछली बार भी ऐसी हुआ था। तो ऐसे में कम से कम हमें इस पॉइंट से तो सबक लेना होगा, ताकि वैसी परिस्थितियां, वैसा मंजर दोबारा ना होने पाए। प्रोफेसर विवेक, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट। कंट्रोल करना पड़ेगा, उसको बैन करना पड़ेगा। और रही बात जनता कितने जागरूक है, अभी आप शाम हो गई, आप बाजार में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि जनता कितनी जागरूक है। तो हमें जो है और जागरूक होने की आवश्यकता है, और लोगों के इसमें साथ बहुत आवश्यक है। डेफिनेटली सरकार क्योंकि कितना भी अपने स्तर पर कुछ क्या ना कर ले, तमाम नियम कानून व्यवस्थाएं क्यों ना बना ले, जब तक आम जन का उसमें सहयोग नहीं मिलेगा तब तक कहीं ना कहीं उसे सक्सेसफुल नहीं बनाया जा सकता है, वो धराशायी ही साबित होंगे। और हमें ऐसा नहीं होने देना है, अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। प्रोफेसर एपी तिवारी जी, आपका फाइनल कमेंट सर। जाते जाते आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे देश की अर्थव्यवस्था को बचाया जा सकता है, अपनी जान को बचाया जा सकता है? अर्थव्यवस्था को एक बार छोड़िए, कम से कम लोग अगर इस बात से डर के कि कहीं हमारी जान खतरे में ना आ जाए, अगर तमाम प्रिकॉशंस बरतेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था तो खुद ब खुद बच जाएगी। देखिए शिल्पा जी, जहाँ तक टीकाकरण का संबंध है, टीकाकरण के संबंध में एक हेजिटेंसी रही है, हिचकिचाहट रही है, वो हिचकिचाहट त्याग देना चाहिए लोगों को। मेरा मानना है कि जन भागीदारी के जरिए ही हम तीसरे लहर के संकट से भी उबर आएंगे और अच्छी तरह उबर लेंगे। लेकिन जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार भी सचेष्ट है और उसके पास, जैसा मैंने पहले कहा, पूरा बंदोबस्त है, पैराफेरनालिया है, उसको मोबिलाइज करने की एक जो दृढ़ता है वो भी साफ तौर पर नजर आने लगी है। मेरा ऐसा मानना है कि भयभीत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरोकार का विषय तो है, चिंता का विषय है, और चिंताओं का हरण करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। लेकिन सरकार की नीतियों के अनुपालन में जन भागीदारी
तय करना तो ये तो जनमानस का काम है, ये आम आदमी का काम है, कह सकते हैं। सबको भागीदार बनना पड़ेगा कि हम किस तरह इसको दूर करें, किस तरह इसको संकट को दूर करें। ठीक है, अमन अग्रवाल जी, जाते जाते आपका फाइनल कमेंट सर, आपकी सलाह सर। मेरे विचार में हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तानी तैयार हैं, और जहां तक डर की बात है, ये डर जो है इंसान को थोड़ा सा निकालना होगा। हम उसकी तरफ जा रहे हैं और बढ़ोतरी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो चीज हम भूल गए थे, कैसे अपने हाथ धो के काम करना है, कैसे डिस्टेंस मेंटेन करना है, कैसे हाइजीन मेंटेन करना है, वो वापस कुछ हद तक आ गया है और अच्छे तरीके से आ गया है। मेरे विचार में हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर नहीं है, बहुत स्ट्रांग है, और इस चीज को अंतरराष्ट्रीय मार्केट में, चाहे वो मूडीज हो, स्टैंडर्ड पुअर्स हो, IMF हो, ADB हो, वर्ल्ड बैंक हो, सबने सराहा है और बार बार कहते आए हैं कि ठीक चल रही है। किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी, खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर देश की अर्थव्यवस्था को, देश की इकोनॉमी को बचाना है, अपनी जान से हाथ नहीं धोना है, तो समय समय पर साबुन से हाथ धोते रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके रखिए, मास्क लगाकर घर से बाहर निकले, यहां तक कि अगर आवश्यकता है, घर में किसी को खांसी जुकाम बुखार है तो घर में भी मास्क लगाकर रखिए। कुल मिलाकर 100 बात की एक बात, ब्रह्मास्त्र बस एक ही है, और वो है कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करना, घर में भी, घर से बाहर कदम निकालने के बाद भी। तभी आप देश को भी बचा सकते हैं, अपनी जान को भी बचा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। सुपुत्र